ईजी हो जाए। So welcome to class and today's topic is DPEP, that is the District Primary Education Program, and ये कौन से पेपर का चल रहा है? यूनिट 4 ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन, ठीक है। एंड ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, स्टोरी जैसा याद रखना, 1994 में, एंड इट वाज स्टार्टेड विद द कितने डिस्ट्रिक्ट? स्टार्टेड फ्रॉम 41 डिस्ट्रिक्ट, वेरियस स्टेट्स के 41 डिस्ट्रिक्ट के साथ स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एंड इन 2002 टू 2003 में ये इम्प्लीमेंट हो गया था 271 डिस्ट्रिक्ट में, 18 स्टेट्स में, अक्रॉस 18 स्टेट्स, 18 स्टेट्स 41 डिस्ट्रिक्ट, 18 स्टेट, सॉरी 41 बोल रही हूँ, 271 डिस्ट्रिक्ट, 41 था 1994 में, वो बढ़ के हो गया 271, 18 स्टेट्स, ठीक है। 271 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 18 स्टेट 2002 से लेके 3 में। इसका मेन पॉइंट क्या था बताओ? मेन पॉइंट यहाँ पे है एडप्टिंग एन एरिया स्पेसिफिक अप्रोच विथ डिस्ट्रिक्ट एज द यूनिट, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा हमने वैल्यू दिया, यूनिट बना दिया, इकाई बना दिया। एंड द की स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोग्राम हैव बीन रिटेन द सेंसिटिविटी टू लोकल कंडीशन एंड एंश्योरिंग फुल पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी। हमें डिस्ट्रिक्ट को एंगेज करना है, उसमें जो कम्युनिटीज़ प्रेजेंट है उसको एंगेज करना है, लोकल कंडीशंस को लेके प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। सो ये नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में ऑर्गेनाइजेशंस के लिए चला, ठीक है। प्लानिंग, मैनेजमेंट, प्रोफेशनल सपोर्ट, 3 लेवल्स होते हैं। गवर्नमेंट 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। नेशनल समझाया था, नेशनल के बाद आता है आपका स्टेट लेवल, स्टेट के अंदर आता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट में लोकल बॉडीज़ भी बोले जा सकते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए प्लानिंग, उसके लिए मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल सपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। एंड ये स्पेशली बना था प्राइमरी एजुकेशन के लिए, स्पेशली फॉर प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या था ना? टू प्रोवाइड ऑल चिल्ड्रन एक्सेस टू प्राइमरी एजुकेशन थ्रू आइदर द फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। जितने भी बच्चे हैं उनको हमें प्राइमरी एजुकेशन पहुंचाना है या फिर प्राइमरी एजुकेशन देना है, प्राथमिक शिक्षा दान करना है थ्रू एनी मेथड, कोई भी अप्रोच के थ्रू जा सकते हो, फॉर्मल हो या नॉन फॉर्मल हो, जो भी हो चलेगा। टू रिड्यूस द डिफरेंसेस इन एनरोलमेंट, हमें क्या करना है ना? पहले बहुत ज़्यादा हमें एनरोलमेंट डिफरेंसेस लाने हैं, रिड्यूस करना है डिफरेंसेस को। पहले था, सोचो कि 1000 स्टूडेंट्स ओनली ज्वाइन किए हैं एक साल में, मतलब सोच लो 2001 में 1000 मतलब स्कूल्स में ज्वाइन किए हैं बच्चों ने। एक बच्चे एनरोल करते हैं तो उसका रिटेंशन को भी देखना पड़ता है कि वो कितने साल तक उस स्कूल्स में पढ़ रहा है और वो इस एजुकेशन ले रहा है कि नहीं, ठीक है। सो वहाँ से चेक किया जाता है कि 2001 में अगर 1000 था तो वो बच्चे प्रेजेंट है कि नहीं 10 साल तक या फिर 8 साल तक, या फिर प्राइमरी एजुकेशन जब तक ख़त्म नहीं होता। तो प्राइमरी को नॉर्मली हम लोग 1 to 8 काउंट करते हैं। सो प्राइमरी एजुकेशन तब तक कंप्लीट होना चाहिए, तो उस टाइम तक वो स्कूल में है कि नहीं। आफ्टर दैट एवरी ईयर एनरोलमेंट बढ़ाना है, डिक्रीज नहीं करना है, एनरोलमेंट बढ़ाना है। पहले एनरोलमेंट अगर 1000 हुआ है तो नेक्स्ट ईयर वो एनरोलमेंट क्या हो जाना चाहिए था? 2000, 10,000, जितना भी बढ़ना चाहिए था, ठीक है। ड्रॉप आउट रेट्स को हम डिक्रीज करेंगे, बच्चे जो स्कूल छोड़ देते हैं बीच बीच पीरियड से, तो उसको हमें रिड्यूस करना है। एंड लर्निंग अचीवमेंट, सारे जेंडर्स में लर्निंग अचीवमेंट को आगे लेके जाना है, ठीक है। वीकर सेक्शन ग्रुप्स टू लेस देन 5%, ठीक है। वीकर सेक्शन ग्रुप्स को हमें और क्या करना है? लेस देन जो 5% भी हो उनको भी एजुकेशन देना है। प्राइमरी ड्रॉप आउट रेट्स को इंक्रीज नहीं करना, डिक्रीज कराना है। क्या है? प्राइमरी, प्राथमिक शिक्षा से जो भी प्राइमरी हमारा मेन प्राथमिकता हम जिसको दे रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी जो दे रहे हैं कि हमें प्राइमरी जो एजुकेशन देना है ना वो सबके लिए होना चाहिए, तो उसमें अगर ड्रॉप आउट हो रहा है उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। लेस देन 10% करना है हमें। टू राइज द एवरेज अचीवमेंट रेट, ये जो एवरेज अचीवमेंट रेट है ये 25% बाय मेजर्ड बेसलाइन लेवल होना चाहिए, 25% होना चाहिए एवरेज अचीवमेंट रेट। एंड एंश्योरिंग achievement of basic literacy and numeracy competencies and minimum of 40% achievement in other competencies by all the primary education children। देखो नॉर्मली एजुकेशन में अचीवमेंट कितना हो जाना चाहिए? 25%, एंड बाकी चीज़ों में, अदर चीज़ों को लेके 40% उनका अचीवमेंट रेट रहना चाहिए। Alternatively, provide access for all children to primary schooling or its equivalent through non-formal education। देखो
हमें सारे बच्चों को ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग में भी भेजना पड़ेगा। अगर एक बच्चा फॉर्मल स्कूलिंग में नहीं जा पा रहा, गवर्नमेंट स्कूल्स में चांस नहीं मिला, तो उसको इक्विवेलेंट उसी टाइप का एजुकेशन, वही सेम सिलेबस में बच्चों को नॉन फॉर्मल स्कूलिंग के थ्रू भेजना पड़ेगा, या फिर नॉन स्कूलिंग मतलब नॉन फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो स्ट्रैटेजीज ऑफ द प्रोग्राम क्या है, दो ही है स्ट्रैटेजी। मेक द एजुकेशन सेंसिटिव टू द नीड्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द गर्ल्स एंड चिल्ड्रन, जो भी गर्ल्स हैं उनके लिए, एंड चिल्ड्रन है जो वीकर सेक्शन से आए हैं, या फिर चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स और स्पेशली फ्रॉम द डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। ठीक है, इनके लिए एजुकेशन को सेंसिटिव बनाना है, इन तक पहुंचाना है एजुकेशन। And plan to generate demand for girls education by creating enabling condition for the greater participation. हमें डिमांड बढ़ाना है किसका, गर्ल्स एजुकेशन का, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन का डिमांड इंक्रीज करना है, एंड कंडीशन जेनरेट करना है कि वो आके स्कूल में पार्टिसिपेट करे, एनरोल करे एंड पढ़े। ठीक है, इसके लिए अभी कौन सा प्रोग्राम चल रहा है बताओ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी देखो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में डीपीपी प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, डीपीपी प्रोग्राम चलेगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता, पहले उसका कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि फीमेल लिटरेसी लेवल जिन बिलो द नेशनल एवरेज के अकॉर्डिंग जिस डिस्ट्रिक्ट का मतलब फीमेल लिटरेसी रेट कम है उसमें पहले प्रोवाइड करना है एजुकेशन। नंबर 2, वेदर ऑर्गेनाइज्ड ए टोटल लिटरेसी कैंपेन, if yes, whether such campaigns are successful, whether it leads successfully enhance the demand of EVE। मेन चीज क्या बोला, हमें टोटल लिटरेसी कैंपेन बिठाना है। ठीक है, टोटल लिटरेसी कैंपेन, इसके थ्रू, इस कैंपेन के थ्रू क्या हुआ, इफ ये सक्सेसफुल होता है तो ये किसको लीड करेगा, यूईई को, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन। ठीक है, ठीक है, समझ आए यहाँ तक? ठीक है, आपको कवरेज वाला पेज ओपन करो एंड उसमें लिखा गया है ये 41 होगा। ठीक है, सो इनिशियली 41 डिस्ट्रिक्ट स्प्रेड ओवर 7 स्टेट्स, 7 स्टेट के साथ ये कंटिन्यू हुआ। तो 7 स्टेट्स का नेम मेंशन है, आसाम, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। सो देखो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एक जगह पे आएगा, मध्य प्रदेश बीच में है, एंड हरियाणा उसके ऊपर, एंड आसाम पूरे आपके वेस्ट बंगाल के साइड में। ठीक है, ये 7 स्टेट में 41 डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट किया गया डीपीपी प्रोग्राम्स के लिए, एंड 1994 में ये स्टार्ट किया गया। ठीक है, इट वाज एक्सटेंडेड, इसके बाद धीरे धीरे ये एक्सटेंड हो गया कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश सब्सिक्वेंटली। ठीक है, अभी चेक करते हैं, ऊपर था 7 स्टेट, फिर 8वां हो गया उत्तर प्रदेश, फिर आया 9वां, 9th हो गया बिहार, 10th वेस्ट बंगाल, 11th आंध्र प्रदेश, 12th ओडिशा, 13th गुजरात, हिमाचल प्रदेश 14। तो देखो सब्सिक्वेंटली ये 14 तक मूव किया। फिर क्या हुआ, 2002 से लेके 2003 में ये चीज डिस्ट्रिक्ट्स कितने हो गए, 271 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, राइट, 271 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर लिया गया, एंड ऑलमोस्ट 60% ऑफ द चाइल्ड पॉपुलेशन को कंट्री में पढ़ाया गया थ्रू प्राइमरी एजुकेशन और इस प्रोग्राम्स के थ्रू। ठीक है, एंड इसके लिए इंफॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल है, जो अवेलेबल है वो देखो यहाँ पे। ठीक है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 डीपीईपी कवरेज एक साथ नहीं हुआ है, पार्टली हुआ है। तो देखो पहले 7 डिस्ट्रिक्ट में चला, उसके बाद याद रखो कि और भी 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ 7 स्टेट में चला, उसमें 41 डिस्ट्रिक्ट था, 42 गलती से लिखा गया, 41 डिस्ट्रिक्ट था। देन 271 से पहले भी, 271 डिस्ट्रिक्ट होने से पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7, आई थिंक 7 ही है, 4 और इधर हो गए 3, हाँ
7 है, मतलब 14 डिस्ट्रिक्ट्स में अब तक क्या हो गया था ना, 14 डिस्ट्रिक्ट बोल रही हूँ, 14 स्टेट्स में, एंड उसके साथ जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे एक्सटेंड हो चुका था डीपीईपी। तो फर्स्ट फेज में 7, सेकंड फेज में अगेन 7 स्टेट्स को, फिर आया आपका 7 7 14, तो उसके बाद आया और 4 स्टेट्स को 2002 से लेके 2003 में एक्सटेंड किया गया। उसके साथ हो गया 271 टोटल। तो 271 को हम लोग काउंट करेंगे। पहला आ गया ये ना आंध्र प्रदेश है, ठीक है, तो ये गलत से लिखा गया एंड लीरा हो गया, आंध्र होगा, वो टाइपिंग एरर है, आंध्र है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में 19 डिस्ट्रिक्ट के साथ आसाम 9 डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ 20 डिस्ट्रिक्ट, गुजरात 15 डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा 11 डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश 7 डिस्ट्रिक्ट, झारखंड 17 डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका 6 डिस्ट्रिक्ट, केरला 33 डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश 11 डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा 16 डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान 19 डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु 7 डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 54 डिस्ट्रिक्ट, उत्तरांचल 6 डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल 10 डिस्ट्रिक्ट। तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के 18 स्टेट्स के लिए 271 डिस्ट्रिक्ट्स में डीपीईपी का प्रोग्राम का कवरेज किया गया, फेज 1, फेज 2, फेज 3 के साथ, ठीक है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 के साथ, ठीक है, इतना क्लियर है। डीपीपी फंडिंग प्रोग्राम, कौन देगा फंडिंग, देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो देगा ही। तो डीपीईपी इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, किसने स्पॉन्सर्ड किया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। सो एज पर द फाइनेंशियल एलोकेशन 85% जो भी टोटल फंडिंग है ना प्रोजेक्ट के लिए, जो कॉस्ट शेयर कर रहा है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, ठीक है। देखो मैंने बोला आपके पास 3 गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा 85% एलोकेशन ऑफ फंड देगा, प्रोजेक्ट देगा, कॉस्ट देगा, इस प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट देगा, एंड 15% कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगा, 15% देगा स्टेट गवर्नमेंट। द सेंट्रल शेयर and state share are passed expected to be transferred to the state implementation societies। तो इसको सेंड किया जाएगा अगेन स्टेट इम्प्लीमेंटेड सोसाइटीज में, स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटीज में, जहां पे पूरा, ठीक है, जहां पे पूरा क्या होगा, सेपरेट करते हुए, मतलब थोड़े थोड़े पार्टीशंस में इसको डिवाइड किया जाएगा, पार्टीशंस में मतलब एलोकेट किया जाएगा डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए। जस्ट लाइक अगर उत्तर प्रदेश में 54 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो फंडिंग कहाँ पे लगेगा ज्यादा, बोलो फंडिंग कहाँ पे ज्यादा लगेगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फंडिंग कहाँ पे ज्यादा लगेगा, यूपी में, ठीक है ना। तो देखो एलोकेशन क्या जाता है, जब हम लोग क्या करते हैं, अगर पूरा सोच लो कि 100 करोड़ वैल्यू असाइन किया गया, एलोकेट किया गया, वो 100 करोड़ में जैसे सोच लो 85 करोड़ दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, 15 करोड़ दे रहा है कौन, 15 करोड़ दे रहा है आपका स्टेट गवर्नमेंट। तो उसको फिर एलोकेट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लिए कि कितना कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये मूव करेगा, ठीक है, कितना कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये जाएगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, हेलो, ऐसा नहीं है ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे रहा है, बट उससे पहले भी जितना अमाउंट हमें मिला था, सो याद रखो कुछ कुछ है जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं इंटरनेशनल गवर्नमेंट के साथ भी चलते हैं, ठीक है। सो इंटरनेशनल में यूनिसेफ है, ओडा है यूके का, सीडा है स्वीडन का, एंड नीदरलैंड्स ऑल्सो, ये इन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था डीपीईपी को। एट प्रेजेंट एक्सटर्नल असिस्टेंस ऑफ अबाउट, देखो अभी तक कितने खर्च किए जा रहे हैं, अब सोचोगे मैं बस 100 करोड़ बोली थी ना, अभी देखो कितने करोड़ आ रहे हैं, मैंने एक अज्यूम करके बोला था बस सिंपल कि इतना होने से कितना कितना होता, डिवाइड किया था, बट अभी देखो एक्चुअल में कितना खर्चा किया जाता है। एट प्रेजेंट एक्सटर्नल असिस्टेंस बोला गया, बाहर से आ रहा है 6,938, मतलब 6,938, 6,938। तो आपका हो गया कि 6,938 मतलब पकड़ लो ऑलमोस्ट 7,000 करोड़, 7,000 करोड़ कंपोजिंग किया गया है, अराउंड बोलनी जा रही है, ठीक है, अदरवाइज आप बोलो 6,938, अगर याद नहीं रहा तो 7,000 करोड़ ही करना, ठीक है। उनमें से, ठीक है,
5,137 एज क्रेडिट फ्रॉम द ईडा एंड रुपीज़, ये 5,137 रुपीज़ नहीं है, मतलब करोड़ रुपीज़ हैं, ठीक है। मतलब आपका अगर टोटल कर दोगे ना तो कितना होता है, इन दोनों का एडिशन करो, आपको पता चल जाएगा वैल्यू का। 5,1,3,7 और ऊपर जोड़ना है 1,801, ठीक है। इतना कौन देता है, ईडा दिया, ईडा ने दिया, ठीक है। इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटीज़ है वो देगा, एंड बाकी का जो है यूनिसेफ देगा, ठीक है, यूनिसेफ देगा। सो ऐड कर लो तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, 7 + 1 8, 3, 8 + 1 9 एंड 5 + 1 6। सो इतने करोड़ रुपीज़ ग्रांट कर रहा है DFID और यूनिसेफ। नेदरलैंड हैज़ बीन टाइड अप फॉर DPEP एंड नेदरलैंड, ठीक है। मतलब 5,137 करोड़ रुपीज़ दे रहा है ईडा, एंड ओडा भी एक है, ईडा भी एक है, ठीक है। ये डेवलपमेंट ऑथोरिटीज़ हैं, ठीक है, एंड ये इंटरनेशनल ग्राउंड से ही चल रहा है, तो इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग इसको आई से बोला गया। एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर बोलोगे तो ओडा बोल सकते हो, अदरवाइज आई से स्टार्ट करना, ईडा, ठीक है। एंड यूनिसेफ, DFID एंड नेदरलैंड्स, इन्होंने मिलकर क्या किया, 1,801 करोड़ रुपीज़ दिया DPEP को। DPEP अगेन देखो, आपको मैं फुल फॉर्म बता रही हूँ। DFID का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, जो डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, ठीक है। एंड सीडा का देखो क्या है, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ईडा का मैंने फुल फॉर्म बोला था, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये 3 इंटरनेशनल ग्रुप्स जो हैं, इन्होंने हेल्प किया हुआ है इतने करोड़ रुपीज़ का। उसके बाद 85% और भी दे रहा है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड उसके बाद 15% देगा स्टेट गवर्नमेंट। तो सोचो एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कितने करोड़ रुपीज़ आ रहे हैं, ठीक है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DPEP देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है होलिस्टिक व्यू, होलिस्टिक मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट, ठीक है। वो क्या चाहता है आपके अंदर ना, पॉलिसी प्लानर्स एक्सपेक्ट DPEP टू एडप्ट और होलिस्टिक अप्रोच फ्रॉम द स्कीमेटिक टू इंटीग्रेटेड विथ एम्फेसिस ऑन द कन्वर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम एंड रिसोर्सेज। कन्वर्जेंस आप लोगों को कन्वर्ज पढ़ाया था, कन्वर्ज मतलब होता है मेनी पॉइंट्स टू वन पॉइंट पे आके ज्वाइन करना। बहुत सारे जो भी आपके पास प्रोग्राम्स हैं, रिसोर्सेस हैं, उसको जोड़ने के बाद एक में हम पहुँचे, और उस एक के थ्रू हॉलिस्टिक अप्रोच को निकाल के हमने क्या किया, पूरा प्रोग्राम को कंडक्ट किया, ठीक है, DPEP को कंडक्ट किया। सो DPEP का मेन मोटो है पूरे प्रोग्राम्स को एक साथ मिला के एक बनाना और कंप्लीट डेवलपमेंट करवाना बच्चों का, प्राइमरी एजुकेशन में एक बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट करवाना। नेक्स्ट पार्ट है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट एज द यूनिट ऑफ प्लानिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूनिट ऑफ प्लानिंग में कौन है, डिस्ट्रिक्ट है, एंड इम्प्लीमेंटेशन। द की स्ट्रैटेजीज ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्लानिंग इंक्लूड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। लोगों को क्या समझाना चाहते हो प्राइमरी एजुकेशन के थ्रू, आप समझाना चाहते हो कि एजुकेशन कंसेप्ट क्या है, एजुकेशन का मतलब क्या है, उसका पॉइंट का क्या क्लैरिटी है, सेंसिटिविटी कितना है, एंड लोकल कंडीशंस के इम्प्रूव के लिए कितना चाहिए। ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है। पार्टिसिपेटरी प्रोसेस, पार्टिसिपेटरी प्रोसेस क्या होता है, एम्फेसिस ऑन द फंक्शनरीज, जो फंक्शनरीज हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, वर्किंग एट द वेरियस लेवल्स आर प्रपोज टू बी एसोसिएटेड विद द प्रोग्राम प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो हमें सबके लिए काम करना है, सबको वैल्यू देना है, जो फंक्शन कर रहा है, फंक्शनरीज, टीचर्स को भी, पेरेंट्स को एंड कम्युनिटी को, जो डिफरेंट लेवल्स में काम कर रहे हैं एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए इस प्रोग्राम के प्लानिंग में एंड इम्प्लीमेंटेशन पे, तो उसके पार्टिसिपेशंस को हम सपोर्ट करेंगे। इक्विटी क्या है ना, मेजर कंसिडरेशन टू द डिसएडवांटेज ग्रुप्स सच एज शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, गर्ल्स, बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड द डिसेबल्ड, ठीक है। इक्विटी क्या है ना, जो आपके रिसोर्सेस हैं, जो आपको दिया गया है, जितने भी मटेरियल, वो इक्वली सारे कास्ट में प्रोवाइड करना, इक्वली सबको अपॉर्चुनिटीज देना ग्रो करने के लिए, उसको हमने बोला इक्विटी। सो इक्विटी बोलता है शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, गर्ल्स हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग किए हैं, डिसेबल्ड भी हैं, उन सब के लिए पहले सोचना, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। नेक्स्ट कम्युनिटी ओनरशिप, कम्युनिटी ओनरशिप DPEP एक्सपेक्ट क्या करता है ना, कम्युनिटी को इस
प्रोग्राम का जो गोल है उसको क्या करना है, समझना है। बाय एडेप्टिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इनोवेटिव मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसके थ्रू बच्चों का डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। ठीक है, समझ। व्हाट इज द फुल फॉर्म, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, RMSA, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RMSA, दैट इज द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। RMSA scheme was launched in RMSA scheme was launched in March 2009. RMSA scheme was launched in March 2009. ठीक है, and the objective to enhance access to secondary education to improve its quality, and it's under MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो क्या बोला गया, ये स्कीम लॉन्च हुआ था मार्च 2009 में। अच्छा, 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आया था, बट वो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए था। ये कौन सा स्कीम है, ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, बिकॉज MHRD सेंट्रल गवर्नमेंट में ही आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रिसोर्स डेवलपमेंट जो है आपका, जो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो उस पॉइंट से अगर देखोगे ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हो गया। एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होंगे तो पूरे इंडिया के लिए सोचेगा। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, सेकेंडरी एजुकेशन को हमें इम्प्रूव करना है, उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, और जो बच्चे एनहांस मतलब एक्सेस करना चाहते हैं उस पॉइंट को एनहांस करना है, आगे लेके जाना है। ठीक है, इसके लिए एक स्लोगान बना, पता है, एक स्लोगान है, पढ़े चलो बढ़े चलो, पढ़े चलो बढ़े चलो। द स्लोगन ऑफ द स्कीम इज पढ़े चलो बढ़े चलो। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम स्टार्टेड फ्रॉम 2009 to 10। ये इम्प्लीमेंट कब हुआ ना, 2009 से 10 में हुआ। प्रोग्राम पहले बनेगा, स्कीम बना, मार्च 2009 को आया, एंड उसके बाद इनैक्ट होके 10 तक आ गया था। एंड दिस स्कीम इज टू इंक्रीज द एजुकेशन फ्रॉम एलिमेंट्री एजुकेशन टू सेकेंडरी एजुकेशन। देखो पहले तो हम लोग बार बार सोच रहे थे किस लेवल में, सिर्फ एलिमेंटरी एलिमेंटरी एलिमेंटरी, बट अब सोच रहे हैं हम किस लेवल में ना, एलिमेंटरी से लेके हम अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेकेंडरी एजुकेशन में 9th 10th आएगा, एंड उसके साथ हायर लेवल ऑफ एजुकेशन के बारे में भी सोचोगे 11 12। सो आपका 9 10 11 12। ठीक है, एलिमेंट्री लेवल था 1 to 8, उसके बाद 9 10 11 10th के लिए एक स्कीम आया जो कि है RMSA, दैट इज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, माध्यमिक बोल दिया ना तो ऊपर जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम टू इंक्रीज द एनरोलमेंट। देखो हमें क्या करना है, पहले तो प्राइमरी एजुकेशन में एनरोलमेंट कम था तो उसको हमने इंक्रीज करवाया डिफरेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स के थ्रू। अब क्या हो गया ना, एनरोलमेंट 75% इंक्रीज किया गया है, किसमें ना, इंक्रीज किया जाएगा आपके माध्यमिक मतलब क्लास 9 10 11 12 में। ठीक है, सो मेन स्कीम का लक्ष्य है या उद्देश्य है कि एनरोलमेंट को 75% तक बढ़ाया जाए, जो कि 2005 से लेकर 2006 में 52.26 था सेकेंडरी स्टेज में। ठीक है, जो 52.6 था उसको हमने बढ़ा के कितना कर दिया, 75% तक हमने बढ़ा दिया। ठीक है, एंड इसको कैसे बढ़ाया गया, इम्प्लीमेंट किया गया इस स्कीम को, एंड प्रोवाइडिंग ए सेकेंडरी स्कूल विद इन ए रीजनेबल डिस्टेंस ऑफ एनी हैबिटेशन। आपके घर के आसपास के डिस्टेंस में ही स्कूल्स होने चाहिए ताकि बच्चे क्या कर सके, माध्यमिक शिक्षा ले सके। ठीक है, तो 52.26 से 75% तक कर दिया गया। द अदर ऑब्जेक्टिव इंक्लूड, अदर क्या ऑब्जेक्टिव्स है जो नीचे नीचे दिए गए हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड एट सेकेंडरी लेवल थ्रू द मेकिंग द सेकेंडरी स्कूल्स। ठीक है, हम स्कूल्स तो बना रहे हैं बट क्वालिटेटिव एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे, क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड होना चाहिए। और क्या क्या करना है ना, इसके अंदर फॉलो किया गया है जैसे रिमूविंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अगेन मैं बोल रही हूँ कि अगर मुझे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को चलाना ही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटाना पड़ेगा पहले तो यहाँ पे आया रिमूविंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। देन नेक्स्ट क्या है, सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक और अर्थनीति के बारे में सोचना पड़ेगा। डिसेबिलिटी बैरियर, देखो अब डिसेबल्ड हो तो सब कोई आपको रोकते हैं, पढ़ना नहीं है, तुम्हारे पीछे बेकार का खर्चा होगा, ऐसा वैसा, तो वो बैरियर्स को हटाना है, वो चाहे फिजिकल हो या फिर वो चाहे सोशल हो, जो भी बैरियर्स हैं उसको हटाना पड़ेगा। देन प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस,
सारे बच्चों को, जैसे सारे बच्चों तक ये एजुकेशन पहुँचे सेकेंडरी लेवल तक। एंड ये कब तक हो जाना चाहिए? ये सारे 2017 तक। एंड दैट इज़ बाय द एंड ऑफ द 12th 5-year प्लान। ठीक है। एंड ये पूरा यूनिवर्सल रिटेंशन होना चाहिए। जो बच्चे एक्सेस कर रहे हैं एजुकेशन, वो बच्चों का जैसे पूरे 4 साल के अंदर वो पूरा कंप्लीट हो पढ़ाई, एंड रिटेंशन हो जाना चाहिए। एक्सेस के साथ रिटेंशन चाहिए। ठीक है। रेसिडेंशियल हॉस्टल, अभी देखो इम्पॉर्टेंट फिजिकल फैसिलिटीज़ जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं RMSA के अंडर क्या है? हम बच्चों को रेसिडेंशियल हॉस्टल्स देंगे, टीचर्स को मतलब भी हॉस्टल्स देंगे जो कि रिमोट एरियाज़ में, जो कि अनुन्नत जो एरिया है ना, जगह है वहाँ पे, जैसे होता है ना बहुत सारे जंगल एरियाज़ में भी स्कूल है, वहाँ पे भी लोग रहते हैं, तो उस एरिया में भी टीचर्स को असाइन किया जाता है, तो वहाँ पे उनके लिए सारी सुविधाएं बनाई जाएंगी। ठीक है। हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, रेसिडेंशियल हॉस्टल, जहाँ पे वो रह के पढ़ा सकते हैं। एडिशनल क्लासरूम्स, एक्स्ट्रा क्लासरूम्स बनाए जाएंगे, लेबोरेटरीज बनाए जाएंगे, लाइब्रेरीज बनाए जाएंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट को सपोर्ट किया जाएगा, टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए जाएंगे, एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रोविजंस, मतलब पानी पीने के लिए भी नियम बनाए जाएंगे कि अगर पानी पी रहे हो तो क्लीन वाटर पियो, फिल्टर्ड वाटर पियो, एंड कैसे कैसे पीना, सारे नियम बताए जाएंगे। ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वालिटी इंटरवेंशंस प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम आर क्या है इस स्कीम के अंदर, और क्या क्या हमने प्लानिंग किया है? पता है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एडिशनल टीचर्स टू रिड्यूस, किस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए? पहले बोला जाता था कि 30 बच्चों के लिए बस एक टीचर रहेगा क्लास में। अगर एक क्लास में 30 बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है तो उनको पढ़ाने के लिए रेशियो क्या होगा? टीचर का 1 होगा 30 बच्चों के अकॉर्डिंग। तो 30:1 रेशियो में PTR रहेंगे, पीपल टीचर रेशियो। तो उस चीज़ को रिड्यूस करके अभी बहुत जैसे ज़्यादा बच्चे पढ़ सके स्कूल में, उसलिए ज़्यादा टीचर को असाइन किया जा रहा है। फोकस ऑन साइंस, हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे बिकॉज ये हाई स्कूल्स हैं, सेकेंडरी एंड हाई स्कूल्स के लेवल में हैं, तो साइंस, मैथ, इंग्लिश को ज़्यादा फोकस किया जाएगा। टीचर्स के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग होगा, साइंस लेबोरेटरीज होंगे, एंड ICT को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम इनकॉर्पोरेट करें, IT बोल के या कंप्यूटर बोल के स्कूल्स में, जो कि बच्चों को सिखाया जाएगा। करिकुलम को रिफॉर्म किया जाएगा, फिर से बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा। टीचिंग लर्निंग रिफॉर्म्स, ठीक है, टीचिंग लर्निंग को फिर से तैयार किया जाएगा। स्पेशल फोकस इन माइक्रो प्लानिंग, हम माइक्रो प्लानिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड प्रेफरेंस टू आश्रम स्कूल्स, देखो आश्रम स्कूल्स अभी बढ़ाया जाएगा। आश्रम स्कूल्स पहले नहीं थे, कम हो गए थे, तो फिर से आश्रम स्कूल्स भी बनाए जाएंगे। अगर हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं, मतलब आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि सारे बच्चों को पॉसिबल नहीं होता स्कूल्स में एडमिशन देना, तो उनके लिए ये सुविधाएं भी रखी गई है। प्रेफरेंस टू एरियाज विद द कंसेंट्रेशन ऑफ SC/ST माइनॉरिटी फॉर ओपनिंग ऑफ स्कूल, SC/SC माइनॉरिटीज़ को भी हम देखते हुए स्कूल ओपन करेंगे, जहाँ पे उनका नंबर थोड़ा ज़्यादा होगा, स्कूल्स ओपन वहाँ पे होगा। ठीक है। स्पेशल एनरोलमेंट ड्राइव फॉर द वीकर सेक्शन, स्पेशली जैसे उनके लिए 25% क्या दिया गया, रिजर्वेशन कोटा, कि जैसे वो आके एडमिशन ले उनके लिए सीट वैकेंट रखा जाएगा, अगर वो एडमिशन नहीं लेते वो सीट्स वैसे ही रहेंगे। मोर फीमेल टीचर इन स्कूल्स में पहले टीचर्स जो फीमेल थे वो कम थे, तो अभी उनके नंबर्स इंक्रीज किए गए। सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक्स फॉर गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक्स रहेंगे। अब बताओ कुछ समझ आया? एजुकेशन को क्या बना दिया गया? एजुकेशन हैज़ बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एजुकेशन को बाउंड कर देना कि एजुकेशन सबको लेना पड़ेगा, अब बाउंड हो। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल टू पुश, किसको पुश करना है, आगे भेजना है, विजन फॉरवर्ड टू मूव टूवर्ड्स यूनिवर्सलाइजेशन। देखो हमें अगर जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन चाहिए था ना, कि पूरे वर्ल्ड वाइड मैनर पे प्राथमिक शिक्षा को सबके लिए मैंडेटोरी कर देना, फिक्स कर देना कि सबको लेना बाउंड है, तो वैसे सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ अभी हम मूव कर रहे हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो जाए और सबको ये मैंडेटरी मानना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो पॉइंट बोला गया। एंड which has already been achieved in large number of developed countries and several developing countries। अभी भी ये चीज़ चल रहा है, RMSA को स्कीम बना के बहुत सारी जगह पे किया गया है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी चल रहे हैं एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी चल रहे हैं।
यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन गिव्स अपॉर्चुनिटी टू, अगर सोचो जैसे यूईई था वैसे यूएसई है, ठीक है, यूईई जैसा था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अभी बोलोगे मैम हिंदी बच्चे क्या लिखेंगे, आपको भी यूईई ही लिखना है, यूएसई ही लिखना है, क्योंकि कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड्स आप लिख सकते हैं, वैसे ही इंग्लिश मीडियम वाले भी कुछ कुछ अच्छे अच्छे हिंदी वर्ड्स भी लिख सकते हो, इससे मार्क्स और भी अच्छे बढ़ेंगे, ठीक है। सो यूईई का मेन अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलेगा, जैसे यूई था कि सब सारे बच्चों को एजुकेशन 1 to 8 क्लास मिलेगा, फ्री कंपलसरी मिलेगा, वैसे यूएसई का क्या है सचो, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन गिव्स अपॉर्चुनिटी टू मूव टुवर्ड्स इक्विटी, हमें समता चाहिए, समानता नहीं बोल रही हूँ, समता चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें सबको सेम चाहिए, रिसोर्सेज हमको सेम चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ हमें सेम चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हमें हेल्प मिलेगा। यूएसई एंश्योर एडिक्वेट इन्वॉल्वमेंट, क्या करना है, एडिक्वेट इन्वॉल्वमेंट करना है, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन फॉर अंडर प्रिविलेज सोसाइटी, जो बच्चे बीपीएल सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं और गरीब है बहुत ज़्यादा या फिर डिजेबल्ड है, तो उनके लिए कुछ सुविधाएं ढूंढ देना। आरएमए से इंश्योर, आरएमए से क्या सोच रहा है ना, इंश्योर कर रहा है कि स्कूल्स हैव फिजिकल फैसिलिटीज, स्कूल्स के पास फिजिकल फैसिलिटीज़ रहेंगे जो जो आपको चाहिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बेंच डेस्क हो गए, बुक्स हो गए, लाइब्रेरीज हो गया, लेबोरेटरीज हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी रहेंगे, फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं, टीचर्स भी रहेंगे, टॉयलेट ब्लॉक्स भी रहेंगे, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, पीपल टीचर रेशियो, ये सब कुछ है। तो इसके थ्रू क्या हो सकता है ना, बच्चे और भी ज़्यादा पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, जान पाएंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में। एंश्योर दैट नो चाइल्ड इज़ डिप्राइव्ड ऑफ, ये चीज़ मतलब हमें करना है, जैसे बच्चों को वंचित नहीं रखना है, वंचित जैसे बोलते हैं ना, आप वंचित रह गए इस सुख सुविधाओं से, तो वैसे बोला गया है कि बच्चों को वंचित नहीं रखना है कि वो सेकेंडरी एजुकेशन नहीं ले पाए, इसलिए सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी में हमें एजुकेशन देना है। एंड ड्यू टू जेंडर एंड सोशियो इकोनॉमिक डिजेबिलिटी एंड अदर वेरियस, बच्चों को जो नहीं मिला है वो चीज़ हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हमें बच्चों के लिए क्वालिटी बढ़ाना है सेकेंडरी एजुकेशन का, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो बच्चों का, सोशल डेवलपमेंट हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो, उसके थ्रू। इंक्लूसिव एजुकेशन विल बी हॉलमार्क ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब हो गया समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा क्या होता है, सारे लोगों को हम बोलते हैं ना गैदरिंग, गैदरिंग को क्या बोलते हो, समावेश, तो यहाँ पे सारे टाइप के बच्चों को, जो डिजेबल्ड है, जो नॉन डिजेबल्ड है, नॉर्मल चाइल्ड एक्चुअली, तो सबको एक ही जगह में पढ़ाना, ठीक है, उनको हॉलमार्क देना कि आप सबको इक्वल हो, ठीक है। एंड लास्ट, एक्सपांसन ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड्स, हम एक्सपांड करें किसको, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को, ठीक है, समझ आया। देखो क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिजेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिजेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। सो इंक्लूसिव एजुकेशन डिजेबल्ड बच्चों के लिए क्या है, सेकेंडरी स्टेज में, सेकेंडरी मतलब सोच रहे हो अभी पढ़ के आए हो, आरएमए से इसलिए पढ़ा दिया, उसके बाद तो आरएमए से क्या ना, आधे पॉइंट्स तो यहाँ पे सेम है, ठीक है, आरएमए से के आधे पॉइंट्स यहाँ पे सेम है, कुछ कुछ पॉइंट्स जो ऑब्जेक्टिव्स था वो सारे सेम आएंगे, क्या है ना, क्लास 9 से लेकर 12 तक के लिए यहाँ पे सोचा जाएगा, बट इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा कर रहे हैं, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करना, समावेशी, ठीक है, इन करना, अब इन क्या है, बीनीथ द सेम रूफ, एक ही छत के नीचे डिजेबल्ड नॉन डिजेबल्ड एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। द स्कीम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिजेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, द स्कीम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिजेबल्ड, देखो ये स्कीम इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिजेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग 2009 to 10, 2009 to 10 में आपका आरएमए से भी आया, 2009 to 10 में आपका आरटी भी चल रहा था उधर, और इधर भी आ गया आपके IEDSS, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिजेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, समावेशी शिक्षा जो आपके विकलांग है उनके लिए सेकेंडरी स्टेज में, ठीक है। एंड रिप्लेसेस द अर्लियर स्कीम, जो पहले इससे पहले एक स्कीम था ये मतलब विकलांग बच्चों के लिए, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है उनके लिए, वो था IEDC, मतलब EDC, इसको रिप्लेस कर दिया किसने, IEDSS ने, ठीक है, IEDSS ने।
द एम ऑफ दिस स्कीम का एम क्या है? इज टू एनेबल ऑल स्टूडेंट विद डिजेबिलिटीज टू परस्यू 4 years ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मतलब ये इसका मेन मोटो था कि जो बच्चे डिजेबल्ड हैं उन बच्चों को 4 साल का सेकेंडरी एजुकेशन जैसे भी मिलना चाहिए। एंड कहाँ पे मिलेगा? समावेशी शिक्षा के थ्रू मिलेगा, ठीक है। एंड कब मिलेगा? आफ्टर कंप्लीटिंग 8 years ऑफ प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन। तो 8 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन पूरा करने के बाद इन बच्चों को उसी स्कूल में नॉर्मल एनवायरनमेंट में 4 साल का सेकेंडरी एजुकेशन मिलना चाहिए। द स्कीम कवर्स, ये स्कीम किसको कवर करता है? न कवर्स ऑल चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लास 9 to 12 in government, local body and government aided schools with one or more disabilities as defined under the Persons with Disability Act। जो बच्चों को हमने डिजेबल्ड बोला उनमें उनके बॉडी में एक या एक से ज़्यादा डिजेबिलिटीज रह सकते हैं, और ये किसने डिफाइन किया? पर्सन्स विद डिजेबिलिटी एक्ट, PWD एक्ट जो आपका है 1995 का, उसके अकॉर्डिंग मेंशन किया गया। और एक एक्ट है नेशनल ट्रस्ट एक्ट, NTA 1999। ये दो एक्ट के थ्रू जिन बच्चों को हम डिजेबल्ड बोलते हैं उनमें एक से ज़्यादा भी प्रॉब्लम हो सकता है, और उसी डिजेबिलिटीज़ के परसेंटेज के हिसाब से उनको हमने डिजेबल्ड बोला। एंड उनको हम पढ़ाने के लिए चाहते हैं। कोई भी स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, लोकल बॉडीज़ हो या गवर्नमेंट एडेड हो, ठीक है। द टाइप ऑफ डिजेबिलिटीज, देखो कितने वेराइटीज़ के टाइप्स हो सकते हैं, उनके नाम कुछ मेंशन है, जैसे ब्लाइंडनेस, अंधापन, लो विजन, कम देखते हैं, लेप्रोसी क्योर्ड जो कि कुष्ठ रोगी बोला जाता है, हियरिंग इम्पैक्ट जो कम सुनते हैं, लोकोमोटर डिजेबिलिटी चलने फिरने में प्रॉब्लम, मेंटल रिटार्डेशन, दिमाग से पिछड़ा हुआ व्यक्ति, ठीक है, मेंटल इलनेस मतलब मस्तिष्क विकृति बोला जाता है उसको, ऑटिज्म जो एज के हिसाब से मतलब शरीर बड़ा हो रहा मन में मगर बच्चे जैसा ही है, सेरेब्रल पल्सी जिसका ब्रेन और बॉडी दोनों एक साथ काम नहीं करते, ठीक है, मतलब ब्रेन जैसा बोल रहा है उस अकॉर्डिंग उसका पैर हाथ मूव नहीं करते, वो सारा। फिर स्पीच इम्पेयरमेंट जो बोल नहीं सकता, बोलने में तकलीफ होती है, लर्निंग डिजेबिलिटी जिनको 6 को 9 पढ़ना या फिर B को D पढ़ना, ये सारे इश्यूज जिनमें होता है उनको लर्निंग डिफ़िकल्टीज होता है, एट्सेट्रा। एंड गर्ल विद डिजेबिलिटीज़ जिन जो गर्ल भी है प्लस उसके साथ वो डिजेबल्ड भी है, विकलांग भी है, तो ये सारे लोगों को हमने क्या किया ना, सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। उनको स्पेशल अटेंशन देके, इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस देके उनको पोटेंशियल डेवलप करना चाहते हैं, उनको भी हम बोलना चाहते हैं तुम भी स्ट्रांग हो। द स्कीम envisages to set up model inclusive schools in every state। so इसके अंडर पे inclusive schools every state पे ओपन किया जाएगा। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना, द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड IEDSS स्कीम एम्स 2, इसका ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। मैक्सिमम जितने भी स्कीम आप पढ़ रहे हो ये सारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हैं, ठीक है, केंद्रीय सरकार द्वारा जनहित में जारी किए जा रहे हैं, ठीक है। और इसके थ्रू क्या किया गया ना, पॉइंट वाइज देख लेना, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये इधर आपका थर्ड पॉइंट आया। सो एनेबल ऑल स्टूडेंट्स विद डिजेबिलिटीज़, जिन बच्चों को डिजेबिलिटीज़ है, कंप्लीटिंग 8 years ऑफ एलिमेंट्री स्कूलिंग, पहले तो उनको अपॉर्चुनिटी दे दो। जो बच्चे 8 साल का एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूलिंग ख़त्म कर चुके हैं उन बच्चों को हम 4 साल का सेकेंडरी स्कूलिंग देंगे, ठीक है, उनको अच्छे एनवायरनमेंट में। प्रोवाइड, सेकंड पॉइंट बोल रहा है ना, प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़, ठीक है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ देंगे डिजेबिलिटीज़ वालों को, डिजेबल्ड स्टूडेंट्स को। लास्ट, सपोर्ट द ट्रेनिंग ऑफ जनरल स्कूल टीचर्स। देखो हमें क्या चाहिए ना, हम लोग जनरल स्कूल टीचर्स बनेंगे, सो इन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल टीचर्स भी चाहिए जो स्पेशली उनको गाइड कर सके, तो उनको भी उन बच्चों के लिए रेडी होना पड़ेगा, इसलिए ट्रेनिंग देना पड़ेगा। सो सपोर्ट द ट्रेनिंग ऑफ जनरल स्कूल टीचर्स टू मीट द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटीज एट द सेकेंडरी लेवल, ठीक है, 3 पॉइंट्स बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कीम क्या है, क्या इंश्योर करना कि एवरी चाइल्ड विद डिजेबिलिटी, ठीक है, जो बच्चों को डिजेबिलिटी है उनको पहले आइडेंटिफाइड करना, पहचानना कि वो उनको कौन सा डिजेबिलिटी है एट द सेकेंडरी लेवल, एंड हिज एजुकेशनल नीड असेस्ड, फिर उसके बाद उसको कितना एजुकेशन चाहिए या कौन सा पढ़ाई पढ़ना है उसको सोचो। अभी फिर यहाँ पे पॉइंट्स हैं, मार्क करना 1, 2, 3, ठीक है। एवरी स्टूडेंट इन नीड ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस,
पहले तो हम चेक करेंगे कि कौन से बच्चे डिसेबल्ड हैं और किस टाइप का डिसेबल्ड है। विकलांग के बहुत प्रकार के होते हैं, अभी बताया था, और उस हिसाब से उस बच्चे को हम गाइड करेंगे कि कौन से अप्लायंसेस और डिवाइसेस, यंत्र क्या क्या चाहिए, ठीक है। और स्कूल से कौन से बैरियर्स को, बाधाओं को हटाएं तो वो स्कूल जाके पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक अंधे बच्चे को आप बोलोगे कि आपका सेकंड फ्लोर में क्लास हो रहा है, आप जाओ, वो इम्पॉसिबल है, तो उसके लिए नीचे क्लास करवाया जाएगा या कुछ एक सुविधाएं रखी जाएगी वैसी टाइप की। लाइब्रेरीज, टॉयलेट्स, लेबोरेटरीज, एडिशनल क्लासेस, ये सब भी रखे जाएंगे। देखो मैंने बोला था ना, पॉइंट सेम आएगा। व्हेन ईच स्टूडेंट्स विद द डिसेबिलिटी विल बी सप्लाइड लर्निंग मटेरियल। पहले तो डिवाइसेस दोगे, सुन सके, बोल सके, पढ़ सके, उसके बाद मटेरियल भी दोगे जो कि उनको पढ़ने के लिए हेल्प करेगा। ऑल जनरल स्कूल टीचर्स एट द सेकेंडरी लेवल विल बी प्रोवाइडेड बेसिक ट्रेनिंग। देखो जितने भी स्कूल टीचर्स हैं, जनरल स्कूल टीचर्स हैं, उनको बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, जैसे कि वो, ठीक है, मतलब कौन से टाइम पे बदलो, ये बच्चों को डिसेबल स्टूडेंट्स के साथ काम करना है, ये टीचर्स को डिसेबल स्टूडेंट के साथ काम करना है, तो उनको जैसे बेसिक ट्रेनिंग देनी चाहिए कि इम्पॉर्टेंट है, टीचर्स को बेसिक ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ठीक है, इनके लिए, इन बच्चों को हैंडल करने के लिए, ठीक है, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 to 5 years। स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज विल हैव एक्सेस टू सपोर्ट सर्विसेज। देखो जिन बच्चों को डिसेबिलिटीज हैं उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट सर्विसेज का नीड पड़ता है, इसलिए स्पेशल टीचर्स, एजुकेटर्स एंड स्पेशल रिसोर्स रूम का एस्टैब्लिशमेंट करना एवरी ब्लॉक में, ताकि इन बच्चों को अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एडिशनल रूम में जाके थोड़ा हेल्प ले सके, या फिर सो सके, या रेस्ट कर सके, इनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। मॉडल स्कूल्स इनके लिए बनाए जा रहे हैं कि जो मतलब इनके लिए ही एक्चुअली रेप्लिकेबल हो, वो पढ़ सके या फिर उनके अकॉर्डिंग हो स्कूल्स बने। कंपोनेंट्स क्या है देखो, असिस्टेंस इज एडमिसिबल फॉर 2 मेजर कंपोनेंट्स। यहाँ पे 2 टाइप के कंपोनेंट्स चाहिए। एक होता है स्टूडेंट ओरिएंटेड कंपोनेंट, मतलब स्टूडेंट के लिए जो चाहिए, जैसे कि ये डिसेबल्ड बच्चे तो इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, एजुकेशनल असेसमेंट, किताबें, स्टेशनरी, स्टेशनरी स्पेलिंग रॉन्ग है, NARY होगा, यूनिफॉर्म्स चाहिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, रीडर अलाउंस, स्टाइपेंड गर्ल्स को, सपोर्ट सर्विस, असिस्टिव डिवाइसेस, बोर्डिंग, लॉजिंग, खाने पीने का, रहने का, थेराप्यूटिक सर्विसेज, अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उनको फिजियोथेरापिस्ट आएंगे जो हेल्प करेंगे, लर्निंग मटेरियल। अदर कंपोनेंट्स में टीचर, स्टूडेंट, ट्रेनिंग, उनके लिए स्कूल्स, ओरिएंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में हर एक जगह पे काम होगा। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पे कोई बाधाएं नहीं होंगी। अब क्या है, IEDC to IEDSS का सफ़र देखो। पहले क्या था ना, पहले इसका नाम रह गया था इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। अब क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी लेवल, ठीक है। IEDC कब हुआ था, 1974 में आया था, एंड इसको रिवाइज किया गया 1992 में। IEDSS कब आया, 2009 में। ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। स्कोप क्या है, ये ट्राई कर रहा था प्री स्कूल टू सेकेंडरी। देखो क्योंकि ये लिखा गया है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, तो हर एक लेवल में वो चेक कर रहा था, प्राइमरी से लेके, प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी लेवल तक, इवन इ वोकेशनल ट्रेनिंग एट सीनियर सेकेंडरी में। बट ये क्या हेल्प कर रहा है, ओनली सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी को चेक कर रहा है, मतलब क्लास 9 to 10। IEDC देखो, ये IEDC है एंड ये IEDSS है, IEDSS है। तो उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड NGOs। सेम है, इसको भी इम्प्लीमेंट किसने किया, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड NGOs। यहाँ पे स्पेशल टीचर पीपल रेशियो कितना है, 1 से 8, मतलब 8 बच्चों के लिए एक स्पेशल टीचर रहेगा। यहाँ पे स्पेशल सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी में 5 बच्चों के लिए एक स्पेशल टीचर रहेगा। फैसिलिटीज़ क्या है, जो IEDC है उसमें लिखा गया एक्चुअल कॉस्ट फॉर ऑल कंपोनेंट्स, जो आपको जितना चाहिए, जितना फैसिलिटीज़ चाहिए सबके लिए कॉस्ट दिया जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट कंपोनेंट के लिए जो बच्चों को नीड है उसके लिए पैसे दिए जाएंगे, पर चिल्ड्रन 3000 उनके कंपोनेंट्स में दिए जाएंगे, अदर कंपोनेंट्स जितने भी चाहिए, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है, वही चीज़ लिखा गया, ठीक है। रिसोर्स सपोर्ट देखो क्या क्या है, एड्स जो बच्चों को एडिशनल सपोर्ट के लिए चाहिए, असिस्टिव डिवाइसेस एंड TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। पता है सबसे इम्पॉर्टेंट एड्स
किसने दिया था, मतलब कितने ज़्यादा अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में, वो दिया था केरला ने। क्वेश्चन पूछूंगी, याद रखो, केरला ने दिया है। उसके बाद केरला को फॉलो किया उड़ीसा ने, ठीक है। अदर स्टेट जो है दामन दीव, आसाम, गुजरात, मिजोरम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, सिक्किम, पुडुचेरी, देन कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, हरियाणा। रिमेनिंग 11 स्टेट्स हैव नॉट, ये सारे स्टेट्स ने क्या किया था, हेल्प किया था किसमें, TLM एडिशनल सपोर्ट्स असिस्टिव डिवाइसेस के लिए। बट और जो 11 स्टेट्स रह गए उसने कोई भी एड्स असिस्टिव डिवाइसेस एंड द रीज़न अकॉर्डिंग टू देम इज़ लैक ऑफ फंड प्रोवाइड नहीं किया। क्या रीज़न दिया, ना हमारे पास फंड कम थे। रिमूवल ऑफ आर्किटेक्चरल बैरियर, देखो ये स्टेप्स ऑलरेडी ले लिया है बहुत सारे स्टेट्स एंड यूटीज़ ने, यूनियन टेरिटोरीज ने, दिल्ली, हरियाणा, केरला, उड़ीसा, पुडुचेरी, उत्तराखंड। ये स्टेप्स अभी जो लेने वाले हैं और प्लान्ड बाय द स्टेट्स जो जिन्होंने इनिशिएशन लिया या फिर प्लान बनाया वो हैं आसाम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। मॉडल स्कूल स्टार्ट हुए हैं ओनली 2 स्टेट्स में, हरियाणा एंड केरला में, जो कि इनके लिए ही स्पेशल है और भी इम्प्रूव्ड स्टाइल में, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अभी पढ़ा था आपने, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, द स्कूल ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का, यूनियन टेरिटरी का, एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट एज इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, यही सारे इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है जो 100% सेंट्रल असिस्टेंस के साथ क्या करेंगे, सारे आइटम्स को कवर करेंगे इन बच्चों के लिए जो जो चाहिए। द प्रेरोगेटिव टू इन्वॉल्व NGOs, हमने मतलब पहले से ही और एक प्रोग्राम कर दिया कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को भी यहाँ पे फील्ड ऑफ एजुकेशन में जो डिसेबल्ड बच्चों के लिए करना चाहते हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा इन इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके एजेंसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर ओनली रिक्वायर्ड टू मेक प्रोविजन, स्टेट गवर्नमेंट क्यों चाहिए, प्रोविजंस बनाएंगे, ऑन स्कॉलरशिप देंगे ₹600 पर डिसेबल्ड चिल्ड्रन पर annum, ठीक है। पूरे 1 साल के लिए स्कॉलरशिप होगा 600 रुपये, उस टाइम का बोला गया है और भी अभी बढ़ रहा है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, ऐसा नहीं है बस स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रहा है उनको 600 रुपये, फिर उनके मेडिसिन के लिए दिया जाएगा, एडिशनल सपोर्ट दिए जाएंगे, खाने पीने का फ्री है स्कूल्स में, और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आएगा, बुक्स, ड्रेसेस, सब कुछ। तो ऑलमोस्ट बोल सकते हो हर एक चीज़ फ्री हो जाता है, ठीक है। इतना चीज़ है। इतने में हमने जितने स्कीम्स थे यहाँ पे 3 स्कीम्स आज पढ़ाए गए वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.